हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में निराशा में भी आशावादी कैसे बने रहें इस टॉपिक पे बात करूंगा। अंत में अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा, तो आप अंत तक जुड़े रहें। निराशायाम समम पापम मानवस्य न विद्यते ता समूलम हास्यवादम परोघवा। इस श्लोक का मतलब है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है निराशा में बने रहना, इसलिए उसका समूल नाश करके हमें आशावादी होना चाहिए। एक महान लेखक हुए हैं, मोटिवेशनल लेखक हैं, स्वेटर मोर्डन। उन्होंने कहा है कि निराशावादी बने रहना एक भयंकर राक्षस की तरह है जो इसी इंतजार में बैठा रहता है कि हमारा नाश कैसे हो। दुनिया में दो तरीके के दृष्टिकोण होते हैं, एक तो आशावादी बने रहना, एक निराशावादी बने रहना। मान लो एक खाली गिलास है, उसमें हमने आधा पानी भर दिया है। अगर हम उसको आशावादी और निराशावादी दो तरीके के लोगों के सामने ले जाएंगे तो आशावादी दृष्टिकोण वाले लोग उसी गिलास को देखकर बोलेंगे कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, और निराशावादी लोग क्या बोलेंगे कि ये गिलास आधा खाली है। इसलिए आशा जीवन है और निराशा मौत है। आशावादी बने रहना जीवन के लिए, जीवन को जीवांत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आशावादी लोग हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है उनकी, वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और निराशावादी लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर दुखी रहते हैं, बैठे रहते हैं, संतापग्रस्त हो जाते हैं। आशावादी बने रहने के लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए हमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट की और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आरपीएससी एएन के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आरपीएससी एएन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होता है, आरएएस की तरह होता है, ऑफिसर पोस्ट होती है, तो लगभग 3 साल इसमें लग जाते हैं। प्री होता है, प्री मैंने क्वालिफाई किया बहुत अच्छे मार्क्स से, अंडर 500 मेरी रैंक थी पूरे राजस्थान में। इसके बाद मेंस मैंने क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से, और इंटरव्यू मेरा हुआ। इंटरव्यू में कम मार्क्स थे मेरे, इसलिए मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। ये जो एग्जाम था इसने लगभग मेरे 3 साल ले लिए। इसके अलावा इंटरव्यू जब मेरा हो रहा था तो बीच में ही आरएसएम एसएसबी जेईएन का भी एग्जाम पड़ गया था, बीच में आरएएस का भी एग्जाम पड़ गया था। तो मैं इंटरव्यू पे थोड़ा सा कम फोकस कर पाया, क्योंकि दोनों ही एग्जाम एक साथ थे। मेरे मन में ये था कि कहीं एक की वजह से दूसरा ना रह जाए, तो ये मेरी गलती थी। इस पर भी मैं कभी बात करूंगा। इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर महीने में 2021 में मेरा रिजल्ट आता है और केवल 2 दिनों का गैप होता है। 2 दिनों के गैप में मैं 2 एग्जाम जो मेरे मन में था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, आरएसएम एसएसबी जेईएन और आरपीएससी एईएन, दोनों एग्जाम में एक साथ 2 दिन में रिजल्ट आते हैं। और दोनों एग्जाम में मैं आरएसएम एसएसबी जेईएन में 1 नंबर से रहा था, एईएन में मैं 3 मार्क्स से रहा था केवल, वो भी इंटरव्यू में मेरे बहुत कम मार्क्स थे। इतना बड़ा दुख होता है मेरे को, मैं निराशा में चला जाता हूँ। लिटरली मैं छत पे जाके रोता हूँ, पापा को कॉल करता हूँ और छत पे जाके आंसू निकलने लग जाते हैं मेरे, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी उस चीज़ से। 3 साल मैंने अपने दिए थे, प्री क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई, इतनी जर्नी में आप जब 3 साल किसी एग्जाम की जर्नी में आप जी रहे होते हो तो आपका लगाव हो जाता है उस एग्जाम से। ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था, एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए थे, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं रह रहा था, निराशा में था घोर। इसके बाद कुछ टाइम में आप नॉर्मल हो जाते हो, थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन लगते हैं, पर मेरे मन में हमेशा से ये विश्वास था कि मैं जब इतना कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। मेरे को हमेशा अपने आप पे खुद पर विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और दूसरा मेरे मन में ये भी था कि मुझे वापस ऐसे नहीं जाना है, खाली हाथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, मुझे कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेके जाना है। ये हमेशा से ही मेरे मन में था। सेकंड ऑप्शन मेरे माइंड में था ही नहीं कभी। लोग बोलते हैं कि हम प्राइवेट कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखो, ऐसा हमको भी बोलना पड़ता है, जनरली हमको भी बोलना पड़ता है, लेकिन हमारे मन को पता होना चाहिए कि नहीं, ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है। मेरे मन में मैं बोलता था लोगों के सामने कि यार ठीक है, और ऑप्शन है, प्राइवेट कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हमारे समाज की रिक्वायरमेंट अभी वही है। ठीक है, तभी आप लोगों को सुनते हैं, लोगों की वैल्यू आप तभी करते हैं जब वो कुछ होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि देखो, लोग बोलते हैं कि आशावादी बने रहने के लिए आपके पास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपको अच्छी सलाह दे सकें, आपका नेगेटिव परिस्थितियों में आपका साथ दे सकें। देखो, हर किसी को ये लगता है कि मेरे दोस्त तो इस लायक है ही नहीं। मेरे मन में भी आता था कि मेरे दोस्त तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते, मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरे मन में भी ये आता था। लेकिन कहीं ना कोई एक दो दोस्त तो आपके ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपको चाहते हैं। दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स का ट्रस्ट तो आप पे होता है। मेरे माता पिता का भी ट्रस्ट मेरे पे था कि कुछ ना कुछ तो करेगा, उम्मीद थी, होप थी। दोस्त थे मेरे भी, कुछ अच्छे दोस्त थे। एक मेरे सीनियर हैं जिनका नाम मैं ले देता हूं, पुनीत शर्मा उनका नाम है। उनसे मैंने एक दिन कॉल किया, उनसे डिस्कस किया कि बॉस मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं थी, एक केवल बीडीओ एग्जाम की वैकेंसी थी। तो मेरे मन में था कि बीडीओ एग्जाम में नॉन टेक्निकल भी मेरा शुरू से ही अच्छा रहा है, क्योंकि राजस्थान वगैरह की मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, जीके वगैरह की, हिंदी वगैरह की, तो अच्छा रहा है मेरा वो पार्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि बॉस मैं चाहता हूं कि मैं स्विच कर दूं, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में आ जाऊं। ये निराशावादी होने का परिणाम है कि मैंने 3 साल नहीं, इवन 7 साल मैंने अपनी जिंदगी के टेक्निकल फील्ड को दिए और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नॉन टेक्निकल लाइन में आ जाऊं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मुझे भी पता था, लेकिन ऐसे टाइम में जब आप निराशा में हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपको वही बात जो आपको पता है, वही बात कोई दूसरा अगर बोलता है तो आपको वो, उसमें आपको हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो एक बंदा और बोल रहा है मेरा साथ देने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जुगल तू टेस्ट सीरीज ले, दोनों टेस्ट दे, आज दोनों टेस्ट दे के देख, जिसमें तेरे नंबर ज्यादा आए, जिस फील्ड में तुझे लगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो उस फील्ड की तैयारी कर और उस फील्ड को दे, एक चांस लास्ट ले तू। तो मैंने उनकी बात सुनी, बॉस की, और मैंने दोनों एग्जाम दे के देखे। उस टाइम दोनों एग्जाम में मेरे अच्छे नंबर थे, वीडियो में भी अच्छे नंबर थे, टेस्ट सीरीज में, और टेक्निकल एग्जाम में भी अच्छे नंबर थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर से था कि मुझे भागना तो नहीं है, मुझे टेक्निकल छोड़ के भागना नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि टेक्निकल छोड़ के छोटी जॉब में चला गया, दूसरे स्विच कर लिया जॉब में, है ना। तो मुझे वो तो नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि एक बार फाइनली हम टेक्निकल लाइन में तो जाएंगे। उस टाइम तक टेक्निकल की वैकेंसीज नहीं आई हुई थी। मेरे सामने था वीडियो एग्जाम, नवंबर की बात है, जनवरी में पेपर होने थे वीडियो के, प्री के। 1 महीने था मेरे पास। मैंने 1 महीने में थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ज्यादा तो पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि नॉन टेक्निकल मेरा स्ट्रीम नहीं था, मेरा फील्ड नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत, मन भी नहीं लगता था, तो मैं बहुत कम पढ़ता। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाता भी हूं, तो उससे मैं जुड़ा हुआ रहता हूं कहीं ना कहीं। तो मैंने वीडियो की तैयारी करी। प्री एग्जाम में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर थे, 75 के करीब नंबर थे, और पेपर बहुत टफ थे उस टाइम। 1.5 लाख बच्चे उसमें से पास किए 15 लाख में से। फिर उनका मेंस हुआ। तो मेंस के बीच में ही क्या होता है, मेरा आ जाता है टेक्निकल की पोस्ट आ जाती है, RSM SSB JEN की, ठीक है, जिसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूं। मैं अभी PWD JEN में सेलेक्ट हो चुका हूं। इसके बाद जब 3 महीने का टाइम हमको मिलता है, फरवरी में वैकेंसी जाती है, अप्रैल में पेपर होना होता है, अप्रैल मई में, तो 3 महीने का टाइम हमको मिल जाता है। 3 महीने मैंने सोचा कि मुझे बस ये 3 महीने, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट था, पहले ही मैं पढ़ चुका था, आता था मेरे पे। मैंने सोचा कि 3 महीने ये मुझे देने हैं और अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। मैंने 3 महीने वो बेस्ट तरीके से पढ़ाई की, अपना एग्जाम दिए, टेस्ट सीरीज लगाई, प्रिपरेशन करी, और मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि कितनी निराशा में होने के बावजूद केवल और केवल एक चीज थी जिसने मुझे बनाए रखा, वो था खुद पर विश्वास। उसकी वजह से आज मैं, उसके बाद PWD JEN में सेलेक्ट, एग्जाम देने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद 1 मंथ बाद ही वीडियो का एग्जाम भी था, और उसमें भी मैं प्रिपरेशन करता हूं थोड़ी बहुत, उसमें भी मैं क्लियर कर जाता हूं। वीडियो एग्जाम भी मेरा क्लियर है और उसमें भी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अच्छे नंबर है मेरे। तो
इससे आप ये प्रेरणा ले सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका समय कब बदल जाएगा ये आपको नहीं पता। आपको बस लगातार कोशिश करते जाना है, लगातार मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस मैं यही कहूंगा। सेम बात मैं अपने YouTube चैनल के लिए भी बोलता हूँ कि लोग मेरे को सुनते नहीं हैं, अपने लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं निराशा में होता हूँ। लेकिन हमेशा मेरे मन में ये बात रहती है कि कोई, जितने भी लोग मेरे सुनने वाले हैं, कोई एक बंदा तो होगा जिसको मेरी बात अच्छी लगती होगी, उससे हेल्प होती होगी मेरी बात से। बस मैं उसी को सोच के लगातार वीडियोज बनाता रहता हूँ, लगातार कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सेकंड चीज में जो आपको बताना चाहूंगा वो है, आप मोटिवेशनल कहानी पढ़ें या फिर मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। देखो, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, सभी बोलते हैं ये बात, लेकिन हमारा माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। हम जो मोटिवेशन, आपने देखा होगा, आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, 3-4 घंटे तक जोश रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हो कि आपने क्या देखा था, आपने क्या सोचा था, आपने क्या गोल्स सेट किए थे। इसलिए हमें डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल पढ़ना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ताकि हमें वो चीज याद आ जाए कि हमें मोटिवेशनल क्यों क्यों चाहिए, हमें मोटिवेशन अंदर से। ठीक है। दूसरा फैक्ट भी सही है कि मोटिवेशन अंदर से आता है कि आपको करना क्या है, आपको अपना गोल क्लियर होता है। इसलिए आशावादी बने रहने के लिए मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, संतुष्ट रहना सीखें। संतुष्ट रहने से ये मतलब है मेरा, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पड़े हुए हो, आलसी हो गए, वो आलसी होना है, संतुष्ट होना नहीं है। संतुष्ट होने का मतलब है कि आप और ज्यादा के पीछे इतना ना भागें कि आप अपना प्रेजेंट भी एंजॉय करना छोड़ दें। आप अपने कैरियर के पीछे इतना ना भागें कि आप अपनी हेल्थ को छोड़ दें। संतुष्ट रहने का मतलब है आपको जो मिल रहा है आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, उसमें आप संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं कि मेहनत ही करना छोड़ दें, संतुष्ट हैं हम तो बस, ऐसा नहीं करना है। मेहनत करते जानी है, मेहनत आगे करते जानी है, लेकिन उसमें आशाएं नहीं होनी चाहिए, उसमें इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते जाओ, बस फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर यह नहीं है कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करोगे तभी तो कर्म करोगे, लेकिन केवल इच्छा करो ये गलत है। हमको कर्म करना है, बस हमको हमारा गोल हमको पता है, हमको वहां तक एक एक स्टेप करते हुए जाना है बस। इसलिए संतुष्ट रहना सीखें। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर होता है निराशावादी होने में, ओवर थिंकिंग। हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सभी इस समस्या से ग्रसित हैं। इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ओवर थिंकिंग हम बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या। मेरा नहीं हुआ था 2-3 एग्जाम में, तो क्या, मैंने दोबारा से तैयारी करी, मैं कुछ और करूंगा अपनी लाइफ में। नहीं होगा तो ऑप्शंस हमेशा खुले हुए रहते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो हमेशा ऑप्शन खुले हुए होते हैं। नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे। तो ये बात तो लानी ही नहीं है कि नहीं होगा तो क्या। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चाहे किसी भी मैटर को लेके हो। हमें हमेशा आशावादी बने रहना है। जो हमको डिमांड है, डिमांड के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार हमें सॉल्यूशन बनाना है। जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार सोचना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। इसके अलावा हमेशा मुस्कुराते रहें, जो चाहते हैं उसी के बारे में सोचें। वही ओवर थिंकिंग में ही आ गया, यानी कि और कुछ ना सोचें। जो आपका गोल है, आपको रास्ता पता करना है केवल, और उसी पर चलते रहना है, बिना रुके बिना थके मेहनत करते जाना है। तो इस तरीके से आप आशावादी बने रह सकते हैं। थैंक यू।